फौज का जज्बा, मैं सिर्फ ये अक्सर व बेशतर बात करता हूँ और कभी नहीं हुआ कि ये बात करते वक्त मेरी आंखों में आंसू ना आए। जंग के शुरू हुए अगले रोज हमारी जो गन पोजीशन की लोकेशन थी, ये दुश्मन के रडार ने पिकअप कर ली कि कहाँ से फायर आ रहे, क्योंकि हम बर वक्त वहाँ से जगह दूसरी मुंतखब नहीं कर सके, वक्त ही नहीं था कि गन्स को रोकते फायर करना। तो वो फायर करने के लिए वक्फे जो ज़रूरी था वो नहीं था हमारे पास वक्त, तो वो हम जगह तब्दील नहीं की, तो दुश्मन के रडार ने उसको पिकअप कर लिया और हमारे ऊपर गोलाबारी शदीद शुरू हो गई। तो मैंने तो आंखें बंद करके कलमा पढ़ लिया, मैं क्या अब एवरीथिंग इज फिनिश। जिस तरह दुश्मन की गोलाबारी आ रही है, गन पोजीशन के ऊपर आ रही है, जब छोड़ के तो नहीं भाग सकते। तो मैंने हुक्म दिया कि तमाम जो गन के मेंबर्स हैं, जो गन्स को मैनेज करते हैं, वो अंदर चले जाएं, शेल्टर के बीच में, खंदक के बीच में चले जाएं। तो फिर मैंने देखा कि हमारा एक गन पोजीशन का, एक गन का नंबर 1 हवालदार था, शाह बैराम, गिलगित का रहने वाला था, खूबसूरत गोरा चिट्टा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, बेहतरीन हॉकी फुटबॉल का प्लेयर। और कई जगह पे हम जब जाते थे हॉकी मैच वगैरह खेलने के लिए, तो लोग उसको मेजर साहब समझ के उसके सामने अटेंशन होता है कि ये तो लेफ्टिनेंट साहब हैं, ये वो मेजर साहब होंगे। अल्लाह ने पर्सनैलिटी अच्छी दी हुई थी उससे। तो मैंने देखा शाह बैराम गन के साथ ही चिमटा खड़ा है, तो मैंने उसको माइक्रो उस पर बोला टनाई के ऊपर, मैं शाह बैराम इधर आओ। जी साहब, तुम्हें हुक्म नहीं मिला कि मोर्चे के अंदर चले जाओ? कि जी साहब हुक्म मिला। तो तुम क्यों बाहर खड़े हो? तो उसने जो जुमला बोला वो दुनिया भर की दौलत से ज़्यादा कीमती जुमला। उसने कहा साहब हमारे पास फालतू टायर नहीं है ना, तो मैं गन के टायर के साथ लिपट जाता हूँ कि अगर गोला फटे तो मुझे लग जाए गन का टायर। तो मैंने कहा तुम्हें भी तो नहीं लगना चाहिए। कहता साहब मेरी जगह कोई और जवान आ जाएगा, पाकिस्तान में लोगों की कमी नहीं, टायर कहाँ से आएगा? ये आप ये जज्बा जो है, ये कभी भी नहीं हुआ कि मैं ये बात करूं मेरी आंखों में आंसू। हमें भी यूं लगता है जैसे रोंगटे खड़े हो जाए। सो दिस इज, ये वो जज्बा था जिसके साथ फौज लड़ रही थी। और अब आपके पास वक्त की कमी है, वक्त की भी कमी है सर। जैसे अब माजी की यादें हम ताज़ा करें तो यकीनन रोंगटे खड़े होते हैं। इस तरह के वाक़यात, दिलचस्प वाक़यात भी आपने यकीनन बताए, और वो जज्बा लायके तहसीन है, काबिल तहसीन है। और आज के दौर से अगर हम कंपैरिजन कर लें, और जैसे आज भी दुश्मन वैसे का वैसा ही है, और गफलत बरत रहा है और ढीठ है जिस तरह से कह लें, तो वही दुश्मन है। और आज भी हम लड़ रहे हैं और जंग के महाज पर भी हैं, और भारत एक तरफ से हम जीत भी रहे हैं, बेशक हम देख भी रहे हैं। और अब पानी की भी जंग छेड़ रहा है, जिस तरह से हथियारों की जंग के बाद अब पानी की जंग छिड़ चुकी है। जो सूरत हाल है उससे आप कैसे देखते हैं? बहुत अहम सवाल, अगेन आई अप्रिशिएट इट। मेन चीज़ ये है कि हमें ये जानना है कि दुश्मन के लिए, बहुत से लोग यहाँ कहते हैं जी वो क्या दुश्मनी रखी हुई है, सुलह करो, आना जाना खोलो, ये करो, कैसे मुमकिन है? दैट इज द क्वेश्चन। दुश्मन ने जब देख लिया कि हमने एटम बम भी की सलाहियत हासिल कर ली है, एटॉमिक एनर्जी हमारे पास है और हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, तो उन्होंने वो काम भी छोड़ दिया। अब वो बलूचिस्तान में वो जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जी फ्रंटियर में दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो ये उन्होंने मुसलसल अपनी दुश्मनी का जो इजहार है उसको मुसल्लत किया हुआ है। और लेटेस्ट क्या हुआ, ये मैंने एक क्लिप भेजा था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, कि भारतीय खड़े हैं एक दरिया के पास जिसका बहुत बड़ा सैलाब का जो है ना वो बीच में आ रहा है, रेला आ रहा है, और वो कहते हैं कि यार ये तो ठीक है, इनका पाकिस्तानियों का यही इलाज है कि गर्मियां हैं तो इनको प्यास से मारो, और मौसम जब ख़राब है, इस तरह बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इनको डुबो के मारो। ये उनके माइंड सेट है। अब इस तरह का जो कमीना दुश्मन है उसके साथ आप अच्छे ताल्लुकात कैसे कायम कर सकते हैं? फिर तो ये आप हथियार फेंक दो, लेट जाओ उसके सामने, ठीक है, खुदा न अस्तगफिरुल्लाह। तो उसने इसका इजहार किया फिर मई में, 6 से लेकर 10 मई तक उसने अपनी कमीनगी का इजहार किया, ये सोचते हुए कि शायद हमारे पास जो कुछ है इसके साथ हम पाकिस्तान को अब ज़ेर कर लेंगे, और उसमें फैंटम जहाज़ों और
वो राफेल। राफेल जहाज़ों राफेल। का राफेल जहाज़ों का ना उनको बड़ा जोम था, क्योंकि मोदी ने कंपनी को भी जलील करवाया। 2019 में उसने बोला था कि अगर हमारे पास आज राफेल राफेल होते तो हम जी। पाकिस्तान को पिछाड़ लेते। जी अब तो राफेल थे उसके पास। आ गए थे जी। वो राफेल की सलाहियत को टेस्ट करने के जोम में उसने ये सारी हरकत की। सही। उसको नहीं पता था कि राफेल को पिछाड़ने वाले भी आगे मौजूद हैं। मैन बिहाइंड द मशीन। हमारे पास बेशक जी। उतने आला जहाज ना हो, और ये फैक्ट है कि राफेल दुनिया का माना हुआ जहाज माना है, हुआ, कोई इसमें शक कोई की बात शक नहीं है। लेकिन हमने चलाने वाले फेल हैं। अपने जहाजों के साथ जो चाइनीज ओरिजिन के हैं, जी जो जानबाजी हमने दिखाई, ये दुश्मन तवक्को नहीं करता था। सबको नहीं करता था। 3 चीजें जिसमें हमने एक्सपर्टीज हासिल की, साइबर वारफेयर, कंप्यूटर के साथ हमने जो लड़ाई लड़ी, कि इत्तला हमारे पास ये है कि दुश्मन की 12,000 ट्रेनें अपनी अपनी जगह खड़ी रह गई थीं, जी क्योंकि उनका सारा सिग्नल सिस्टम जैम हो गया था। तो उनसे ट्रेन ने आना है, किसने गुजरना है, किसको पास देना है, दिस इज फिनिश। सही। आधे भारत की बिजली बंद हो गई थी। जी अच्छा, उनके सारे जो जहाज हमारे हाथों मारे गए हैं, कैसे मारे गए हैं? जी इसी तरह हुआ था कि हमने उनकी जो सारी कम्युनिकेशन है उसको साइबर हाईजैक। वारफेयर था, साइबर के जरिए खत्म कर दिया था। और 3 चीजें हैं, साइबर वारफेयर है, फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, ये तो 2 सीधी सीधी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारी फौजें बेकार नहीं बैठी रहीं। इतने बेशक। सालों में उन्होंने इन चीजों में बर्तरी हासिल की, और इस तरह की बर्तरी थी कि दुश्मन का उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तसव्वुर भी नहीं कर सकते। रिजल्ट क्या निकला कि पहली ही रात, जो हालांकि इससे पहले उनको वार्निंग दी जा चुकी जी थी, जब उन्होंने जो उधर दहशतगर्दी का वाकया भारत में हुआ था, पहलगाम। जी जी पहलगाम में, पहलगाम। तो उस दिन के बाद से उनके जहाज बार बार हवा में उठ हवा रहे में उड़ थे रहे थे। अपना वो इरादे का इजहार करने के जी। लिए। तो हमारे जहाज़ों ने उनकी सिस्टम को चोक किया, जी तो वो फिर श्रीनगर के ऊपर हंगामी तौर पर लैंड कर गए। इतनी वार्निंग काफ़ी होनी चाहिए थी, जी लेकिन उन्होंने कहा शायद ऐसे ही तफाकन हो गया, क्या हो गया। सही। तो उन्होंने 6-7 की रात को 9 सिविलियन टारगेट्स के ऊपर वो मिसाइल फेंके। 31 मासूम लोग शहीद हुए, सिविलियन थे सारे बेचारे, सारे सिविलियन। और उसी रात बड़ी दिलचस्प बात है, जी, जी। आपका अपना बहुत सा प्रोग्राम होगा, लेकिन ये जी। भी चीज़ बड़ी दिलचस्प है सही। कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछा कि जनरल साहब, मेरे पायलट्स इतने गुस्से में हैं, हवा में हैं, जी तो मुझे खतरा है कि वो उनको मैंने रोका हुआ है, मुझे खतरा है कि कहीं वो हुक्म ना कर दें। तो सही। आप बेहतर है कि हमें अब इजाज़त दे दें, क्योंकि ओवरऑल तो फौज ने ही संभालना है जी। आखिर में, तो आप इसको इजाज़त हम इनको दे दें, वरना ये हुक्म कर बैठेंगे। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन उनको बोलो कि यार इतने ही जहाज गिराएं जितने बर्दाश्त हो। जी सही। ठीक है जी। तो उन्होंने 5 जहाज फौरी तौर पर गिराए, असल में 2 की और की इतला भी है, 7 जहाज उनके गिने हैं। जी लेकिन जो जहाज आपने शायद नोट किया होगा कि राफेल वालों ने अपनी टीम इंस्पेक्शन के लिए भेजी जी। थी कि उन जहाज़ों का मुआयना करो कि क्यों ये डैमेज हुए हैं, क्या नुक्स है। भारत ने वो जहाज़ों की इंस्पेक्शन कराने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। सही। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल डैमेज है वो 7 से ज्यादा जहाज़ों का है। 3 राफेल थे, बाकी वो हैं जिनको टोटल डिस्ट्रक्शन तो नहीं हुई, सही। लेकिन वो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वाले जो जी। यानी करीब आने पर जो फट जाता है मिसाइल, वो मिसाइलों ने उनको डैमेज किया था। सही। उसमें सुराख हैं, कोई इंजन को खराब है कि, लेकिन वो लैंड कर गए, सही। तबाह नहीं हुए। तो वो नहीं चाहते थे कि ये रिकॉर्ड पर आए कि असल में जहाज 12 है या 15 है या कितने हैं। लेकिन एयरफोर्स का ये कहना है कि उस रात अगर हम चाहते तो हम 12-15 भी गिरा बिल्कुल। सकते थे। जी ठीक हो गए। तो हमारी जो नई पौध है, जी आपके सवाल का जवाब जी। है, नई पौध ने वाकयात सुने हुए तो थे, जी देखे हुए नहीं देख थे। लिए अब तो। वो कह रहे थे अब इतने साल हो, जी। 60 साल पुरानी बात है। जी 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 अब वो रिलेट कर पा रहे हैं जी, आज। अब 1965 में मेरी अपनी उम्र 23 साल थी। सही। ठीक है जी। ठीक। अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल उसमें माशाल्लाह, और ऐड कर माशाल्लाह। लें तो
हम उन्होंने वाकया सुने हुआ कहानियां बनाई हुई हैं जी, सन 65 में ये किया वो किया। अब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि हमारी एयरफोर्स ने कैसे दुश्मन को कैसे नुकसान दुश्मन को पहुंचाया, पहुंचाया। और वो उन्होंने हाथ जोड़ के मुर्दी को कहा, जी सऊदी अरब को कहा कि ये जहाज ये बंद करा दो। बंद करा दो। बिल्कुल सर, और यही वो जज्बा है कि अगर अभी आज जो सड़कों पे निकले ना तो वो यूथ रिलेट कर पा रही है, इसलिए ये जो यौम दिफा बनाया जा रहा है ना इस दफा इस दफा खुशी और है, जज्बा ही और है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहे थे और दिल ही नहीं कर रहा था इजाजत मांगने का। ऐसे वाकयात के जज्बा एक बार फिर से जी उभर कर सरशार हो जाते हैं हम जी एक नए जज्बे से। तो यकीनन ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी हैं और हमारी नौजवान नस्ल के लिए भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है जी। बहुत सर आपका शुक्रिया, आपकी आमद का शुक्रिया। और पिछली जंग की हवाले से और आज की जंग के हवाले से हमने जो बातें की हैं वो काफ़ी रिलेटेबल हैं, और अपनी आंखों से देखना और पाकिस्तान को फतह जो है वो समेटते देखना बहुत ही काबिल तहसीन बात है। खुशी की